अच्छा भी 9th क्लास आपको का अगला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। क्या चीज़ है? अब न्यूक्लिक एसिड समझने के लिए ना आपको, क्योंकि सबसे पहले एक बात याद रखनी, इस छठे चैप्टर के अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं पीछे हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा, हमने प्रोटीन को पढ़ा, ऐसे ही है ना। प्रोटीन के बाद हमने लिपिड्स को पढ़ा। लिपिड्स के बाद अगला जो चौथा हिस्सा है वो है न्यूक्लिक एसिड। क्या चीज़ है जी? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के लिए सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड इकाइयों पर मुश्तमिल होता है। किस पे मुश्तमिल होता है? न्यूक्लियोटाइड इकाइयों पे। किस पे मुश्तमिल होता है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड इकाइयों पर मुश्तमिल होता है, यानी इसके जो बेसिक यूनिट होते हैं उन्हें नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड का। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड का। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा अगले हिस्से में से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड, अब इसके ना आगे इसके 3 बड़े हिस्से होते हैं। कितने बड़े हिस्से होते हैं? 3 बड़े हिस्से होते हैं। कितने बड़े हिस्से होते हैं? 3 बड़े हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जी पेंटोज शुगर। पहला हिस्से का क्या नाम है? पेंटोज शुगर। दूसरे हिस्से का नाम है नाइट्रोजन वाली बेस। नाइट्रोजन वाली बेस। और तीसरे हिस्से का नाम है फास्फेट ग्रुप। क्या है? फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप। यहाँ तक समझ आ गई? अब अगर आपने, जब हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि पेंटोज शुगर की भी आगे 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 2। एक राइबो शुगर होती है। क्या होती है जी? राइबो शुगर। फिर दूसरी होती है डीऑक्सी राइबो शुगर। डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक हो गया? बात समझ आ रही? अब यहाँ पर हमने जो अगली चीज देखी, नाइट्रोजन वाली बेस का मतलब है कि उस बेस के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगा। क्या चीज मौजूद होगी? नाइट्रोजन। बात समझ आ रही है? ओके। अभी पेंटोज का लफ्जी मतलब भी 5 होता है। क्या मतलब होता है? 5। यानी 5 कार्बन वाली शुगर। कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली। अब आप सबको पता है ये जो राइबो है इसमें भी 5 कार्बन होते हैं, और जो डीऑक्सी राइबो शुगर है इसमें भी 5 कार्बन होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें जो पिछले दिनों में हमने देखा था तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ऐसे ही कोटिनुमा ऐसे ही होता है ना। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि राइबोज में दोनों जगहों पर यहाँ पे OH लगा होता है, लेकिन डीऑक्सी का मतलब था कि एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है। एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? हमने भी सिर्फ ये सीखा है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। किस पे मुश्तमिल होता है जी? फिर हमने ये सीखा है कि न्यूक्लियोटाइड के आगे 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से होते हैं। पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन वाली बेस इसमें शामिल है, और फिर फास्फेट ग्रुप इसमें शामिल है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब हम आगे से डिस्कस करते हैं इन तीनों हिस्सों में। ये जो आपकी बुक पर पेज नंबर 114 जो लिखा हुआ है, हम इस ग्रुप को बनाने की, इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ सके। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखो तो ये इसका स्ट्रक्चर है। कितने हिस्से हैं इसके? 3 हिस्से हैं। 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर, एक फास्फेट ग्रुप और
एक नाइट्रोजन वाली बेस, एक नाइट्रोजन वाली बेस, नाइट्रोजन वाली बेस। ठीक हो, समझ आ गई सब? ठीक है, कोई इशू? ओके, अब आगे देखें जरा। इसके ना दो हिस्से होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के कितने हिस्से हैं? दो। न्यूक्लिक एसिड के दो हिस्से, एक डीएनए और एक आरएनए, एक आरएनए और एक डीएनए। डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो डी से लफ्ज शुरू होता है डीऑक्सी। क्या मतलब शुरू होता है? डीऑक्सी। डीऑक्सी का क्या मतलब है? बगैर ऑक्सीजन के। डीऑक्सी का क्या मतलब है? बगैर ऑक्सीजन के। बगैर ऑक्सीजन के। और Na न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। अब अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में राइबो शुगर है। क्या है? राइबो शुगर। राइबो शुगर न्यूक्लिक एसिड। कुछ बातें जो आपने इसमें आसानी से याद रखनी है। डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंड है। क्या है? डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंडेड है। इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। कितने होते हैं? डबल स्ट्रैंड। यानी किस तरह ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। कितने होते हैं? डबल स्ट्रैंड। आगे डिटेल में बताता हूँ आपको, लेकिन ओवरव्यू इसका आपको बता रहा हूँ। राइबो के अंदर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये बात भी समझ आ गई सब? अब इसके पास 4 न्यूक्लियोटाइड रिंग्स होते हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड रिंग होते हैं या 4 नाइट्रोजन वाली बेसेस होती हैं, जिन्हें नाम देते हैं एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन, ठीक है, और थायामीन। ठीक हो गया? लफ्ज याद रह जाए और आसान करते हैं। डीएनए के अंदर 4 बेसिस होती हैं। कितनी बेसिस होती हैं? 4 बेसिस होती हैं। उन्हें याद कैसे रखना है? इधर आगे देखें भी, उन्हें आपने याद रखना है एक लफ्ज से ए, बी, जी और सी से। एट जीसी से आपको ये याद हो जाएगा। एट ए से मुराद होता है एडिनिन। क्या है? एडिनिन। ठीक है, और टी से मुराद है थायामीन। और जी से मुराद है गवानीन। जी से क्या मुराद है? गवानीन। और सी से मुराद है साइटोसिन। तो डीएनए के बारे में इतनी बातें आपने याद रखनी। अब कहानी शुरू करते हैं। सवाल एक पैदा होता है कि सर डीएनए ना वैसे विरासती मादे को कहते हैं। किसको कहते हैं? विरासती मादे। वो मादा जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होता है। इसी वजह से हमारे नैन नक्श, हमारा चाल ढाल, हमारा रवैया, हमारी जहानत, हमारा कद काट, हमारा छोटा रह जाना या बहुत बड़े हो जाना, आपने देखा ना। हम या कलर कुछ कहते हैं जी, माँ तो गई नफू तो गया, धी तो नहीं जाते। ठीक है, बात समझ। हाँ, धी भी जाते ना, तो धी हो गया। ठीक है, बात ये है करने का मतलब कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हम नोट करते हैं कि इसके जो नैन नक्श अबू जैसे या इसकी जो जहानत है वो माँ पे गई है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये ट्रांसफ़र होती हैं माँ बाप से बच्चों की, माँ बाप से बच्चों की। क्लियर? यस सर। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है? हाँ, मुझे फील लग रहा है। 1953 की बात है। कब की बात है? 2 साइंसदान 1953 में 2 साइंसदान थे। जेम्स वाटसन उसका नाम था, और फ्रांसिस क्रिक। अमेरिका के अंदर रहने वाला बंदा था
जेम्स ये कहाँ पे रह रहा था? अमेरिका में। किधर था जी? अमेरिका में था। और दूसरी तरफ ये दूसरा था, ये बर्तानिया में रहने वाला था। कहाँ पे रहने वाला था? बिल्कुल पाकिस्तानी अंदर आए। ये किसने बोला? हम पाकिस्तानी काम ही ऐसे नहीं, काम मतलब करो। हमने रेडी के आगे मोटरसाइकिल लगाई हुई है, कुछ ऐसा काम करो जो साइंस याद रखे, ठीक है? ये दो साइंसदान थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल डिस्कवर किया। किसका? डीएनए का मॉडल मालूम किया। और इन्होंने ये बोला था कि डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स है। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स का मतलब है कि डबल चक्करदार है। ये देखो, ये सिंगल है, लेकिन अगर हम इसे डबल कर दें तो इस तरह होगा ना। तो इस बात का मुतालिया, जो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर इन्होंने मालूम किया था, और इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है। यहाँ तक समझ आओ। अब हम इनके कुछ मेन 5 बातें जिन्हें हमने पढ़ना है ताकि वो आपको और मुझे समझ आ जाए। और ये मॉडल जो है 1953 का मॉडल, इसे जेम्स, इसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। इस पे इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला था। इसका मुताला करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है जी कि ये डबल हेलिकल है। पहला पॉइंट क्या है? ये डबल हेलिकल है। क्या है? डबल हेलिक्स का मतलब है जिस तरह स्प्रिंग नहीं होता, देखो अगर ये एक लाइन है, ये स्प्रिंग की तरह है ना, ठीक है? और अगर ये डबल हो रहा है तो इस वजह से इसे नाम दिया जा रहा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया जा रहा है? ये डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड की 2 लड़ियों से बना होता है। कितनी लड़ियां इसमें हैं? एक ये और दूसरी ये, ठीक है? ये न्यूक्लियोटाइड की 2 लड़ियों से मिलकर बना होता है। कितनी लड़ियों से मिलकर बना होता है? 2 लड़ियों से। कितनी लड़ियों से? 2 लड़ियों से, ठीक है? ये 2 लड़ियों से मिलकर बना होता है। कितनी लड़ियों से? 2 लड़ियों से मिलकर बना होता है। अब इन्हें आपने देखना चाहिए। अब आपने यहाँ पर एक लाइन पर गौर किया कि यहाँ पे लिखा है कि ये न्यूक्लियोटाइड की 2 लड़ियाँ। किसकी? न्यूक्लियोटाइड। यानी एक लड़ी के ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? क्या लगे हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड। वो 4 रिंग्स, वो 4 हिस्से, वो नाइट्रोजन वाली 4 बेसिस जो मैंने बताई हैं। पहली कौन सी थी? एडेनिन, उसके बाद थायामीन, गवानीन और साइटोसिन, ठीक है? ATGC। वो असल में ये कहना चाह रहा है कि ये जो डबल स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आता है ना, ये स्ट्रक्चर कुछ यूं है। A के सामने T है और G के सामने C है। A के सामने G और G के सामने, और A के सामने T और G के सामने क्या होगा जी? G के सामने C। तो इस तरह वो बयान कर रहा है कि ये जो डबल स्टैंड हैं, ये जो डबल लड़ियां नजर आ रही हैं, असल में वो इन न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए, इन न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी, दोनों लड़ियां एक दूसरे के गिर्द लिपटी होती हैं। ऐसा ही है ना? अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों लड़ियां आपस में क्या कर रही हैं? एक दूसरे के गिर्द लिपटी हुई, एक दूसरे के गिर्द लिपटी हुई। दूसरी बात आपने यहाँ पे याद रखना है, दूसरी बात, ये दोनों लड़ियां आपस में लिपटी होती हैं, आपस में लिपटी हुई हैं। तीसरी बात जो आपने इसमें याद रखनी है कि एक लड़ी के नाइट्रोजन बेस मुखालिफ लड़ी के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तीसरी बात को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम देंगे जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड की। किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, अब आप में से किसी कोई सवाल कर सकता था कि सर ये AT के साथ कैसे जुड़ा हुआ है या GC के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। किसकी मदद से? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कुछ फर्क आपने नोट किया? फर्क कुछ नजर आ रहा है? एक में मैंने 2 बॉन्ड बनाए हैं और दूसरे में 3 बॉन्ड। ये जो एडेनिन और थायामीन के दरमियान बॉन्ड होता है, इधर देख सकते,
उसमें डबल बॉन्ड होता है। उसमें कितने बॉन्ड होते हैं? डबल। लेकिन गवानीन और साइटोसिन में जो बॉन्ड हाइड्रोजन के होते हैं वो कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे आगे देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है यानी लड़ी की एडेनिन मुखालिफ लड़ी की थायामीन के साथ जोड़ा बनाती है। क्या बना रही है? जोड़ा बना रही है। और इसी तरह एक लड़ी की साइटोसिन दूसरी लड़ी की गवानीन के साथ जोड़ा बनाती है। एडेनिन और थायामीन के साथ, ये 5वां फर्क है, अपनी बुक पे देख लो। एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? और अगर आप बुक पे भी देखोगे ना तो उन्होंने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक पिक आपकी बुक पे डिपिक्ट की हुई है। ए और टी के दरमियान कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। और जी और सी के दरमियान कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। और अगर आप फिर जी सी को देखो उसमें भी 3 है। और ए टी को देखो तो उसके दरमियान भी 2 बॉन्ड है। ओवरऑल क्लियर? अच्छा, 1962 में इसी पेज पे एक ना एक और बात लिखी हुई है, वो भी आप अच्छी तरह से नोट कर लो। 1962 में जेम्स वाट्स को और फ्रांस क्रिक को डीएनए की डबल हेलिकल साख्त दरियाफ्त करने पर नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया। ठीक हो, ये सबसे बड़ा इनाम होता है अगर किसी इंसान को ये मिलता है तो ये इसका अब हमने काम देखना है डीएनए का। आप लोगों के अगले पेज पर पेज नंबर 116 डीएनए के पास विरासती मालूमात होती है। क्या होती है जी? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इसके पास एक इंफॉर्मेशन होती है, उसे हेरिडिटरी, आपकी बुक पे भी ये लफ्ज हेरिडिटरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हेरिडिटरी मालूमात होती है, यानी विरासती मालूमात होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। पेरेंट्स से बच्चों में ये मालूमात जो है न्यूक्लियोटाइड की तरतीब की शक्ल में है। ये तरतीब प्रोटीन की तैयारी के दौरान अमीनो एसिड की तरतीब का तयन करती है। ये बात को समझना आपने समझ क्या मतलब है। ये देखो अगर मैंने यहाँ पे बात की रखी मैं थप्पड़ मारूंगा तो जब दोबारा ये देखो ये सारे स्ट्रक्चर को देखो बड़े गौर से ध्यान दो तो आपको खुद पता चल रहा है कि ए के बाद नीचे जी आ रहा है, जी के बाद नीचे यानी इन सब में एक तरतीब लगी हुई, इन सब में एक तरतीब ऐसी है ना। यही तरतीब को इस डीएनए को जब आरएनए में प्रोटीन बनाने के लिए, हमारे फर्ज करो मुझे गोश्त के लिए, मेरे मसल्स के लिए प्रोटीन की चाहिए, आंखों को प्रोटीन की ज़रूरत है, दिमाग को प्रोटीन की ज़रूरत है, इवन हमारी जितनी भी बॉडी हर हिस्से को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उसका जो बंदोबस्त है इसी डीएनए से किया जाता है, इसी डीएनए। यानी अब अगर ये डबल स्ट्रैंड है तो उसे हम कहेंगे डीएनए। क्या बोलेंगे? डीएनए। लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंड हो जाते हैं तो फिर इन्हें नाम दिया जाता है आरएनए का। किस चीज़ का? आरएनए। आप फर्ज कर लो मैं इसे अगर सिंगल कर दूं इसी हिस्से को, ये जो आपके पास हिस्सा है, तो अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है तो आप खुद देखो एक तरतीब नजर आ रही है ना, ए जी सी ए जी इस तरह करके कोई भी तरतीब हमारे पास आ जाती है। बात समझ आ रही है? तो यही तरतीब एटम के सेल के न्यूक्लियस से बाहर निकलती है, सेल के न्यूक्लियस से बाहर निकलती है और राइबोसोम के दोनों यूनिट के पास चली जाती है। ठीक है, और जो इसके हिस्से गायब हो चुके होते हैं ना, हमने तो खास सीक्वेंस निकाला ना कि जी ये चाहिए, तो उसके बाकी हिस्सों को राइबोसोम यहाँ पे लगा देगी। राइबोसोम क्या करती है? लगा देती है, जिसकी वजह से हमें वो खास प्रोटीन हासिल हो जाती है। वो खास प्रोटीन हासिल हो जाती है। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर है हमें पता है कि ये सेल के अंदर पाया जा रहा है। कहाँ पे पाया जा रहा है? सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ पे जी? सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम की शक्ल में या क्रोमाटिन की शक्ल में पड़े होते हैं। तो वहां से ना ये एक हिस्सा फर्ज कर लो हमने यहाँ से कोई सीक्वेंस ये निकाल लिया एक आरएनए का, उसके ऊपर ये खास न्यूक्लियोटाइड लगे हुए, ये खास न्यूक्लियोटाइड लगे हुए, तो यहाँ से ना वो खास न्यूक्लियोटाइड इस तरह न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। न्यूक्लियस से या जब ये जा रहा होता है, न्यूक्लियस से ये जब निकल रहा होता है तब इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या नाम दे देते हैं? यानी कि मैसेज लेके जाता है। क्या काम करता है? अब ये क्योंकि आगे ट्रांसफर हो रहा होता है, राइबोसोमल बन जाता है। जैसे ही यहाँ पर 2 यूनिट पड़े होते हैं, उन 2 यूनिट्स का नाम होता है राइबोसोम। क्या नाम देते हैं दोनों को? राइबोसोम। तो ये मैसेंजर जो है ये वाला हिस्सा यहाँ से निकलकर, अब इसे मैं यहाँ पे ना अलग आपको समझाने के लिए इस जगह पे हम इसका सहारा लेते हैं ताकि आपको इसी ना थोड़ी समझ आ जाए। फर्ज कर दो जैसे ये न्यूक्लियस निकला तो यहाँ पर ये जो बड़े सारे यूनिट पड़े होते हैं ना राइबोसोम के, उनके पास आ जाता है, उनके पास आ जाता है। इस तरह करके ये जो मैसेंजर आरएनए जो एक आरएनए निकला है वो यहाँ पर आकर निचले यूनिट पे अटैच होता है, और ये जो ऊपर वाले 3 हिस्से होते हैं ना ये इनके साथ आकर
दूसरे चीज़ों को लगाते जाते हैं, जैसे ये AGC लिखे हुए ना, तो इनके जो बाकी हिस्से बच जाते हैं, मतलब एक के साथ T को लगाना, T के बाद फिर C को लगाना, इन चीज़ों को ये उसके साथ अटैच कर देता है। बात समझ आ रही? ये वर्किंग होती है प्रोटीन की, ये वर्किंग होती है प्रोटीन। और RNA से प्रोटीन का बनना, RNA से प्रोटीन का उसे नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेशन। और DNA से RNA का बनना, यानी डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में चेंज होना, उसे नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। किस चीज का? ट्रांसक्रिप्शन का। अब इन बातों को हम रीड करते हैं आपकी बुक से, तो समझ आ रही? अब इसकी रीडिंग करते हैं ताकि आपको ये जल्दी से समझ आ सके। अब देखिए क्या कहता है, डीएनए का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियोटाइड की तरतीब प्रोटीन की तैयारी का तयन करती है, उसे जीन कहा जाता है। क्या नाम देते हैं? फर्ज कर लो ये जो सारा हिस्सा भी यहाँ से जो निकला था, ये वाला, इसे हमने इधर शो किया, तो अब इसे नाम दिया जाएगा जीन का। किस चीज का? क्या नाम दे देंगे? जीन का नाम दे दें। आपकी ज्यादा जुबान चल रही। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है, इसी वजह से खूबियाँ जो हैं वो औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। इसी तरह डीएनए विरासती मालूमात को अगली नस्ल तक पहुंचाता है। ये अगला काम होता है, ये अगली इंफॉर्मेशन है कि ये मालूमात औलाद में मुंतकिल होती है। ठीक है, डीएनए को आज खत्म करते हैं यहीं पे। कल से हम राइबोसोम आरएनए के, वैसे तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, बाकी इसके हिस्से को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ना आखिरी हिस्सा है जिसका नाम है, जो हम पढ़ रहे थे, न्यूक्लिक एसिड। और आपने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? डीएनए और तो डीएनए को हम कल भी पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने वाटसन और क्रिक के मॉडल को पढ़ा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा। हमने देखा कि उनके दरमियान न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनका नाम था एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन। अब यहाँ पर हम पहली बात जो आपने याद रखनी है आरएनए के मुतल्लिक, वो ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंड है। क्या है जी? उर्दू में सिंगल लड़ी उन्होंने लिखा हुआ है, तो आपने इसे सिंगल स्टैंड से याद रखना है। क्या याद रखना है जी? सिंगल स्टैंड, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि सिंगल स्टैंड। आपको याद है डीएनए किस तरह डबल स्टैंड था? ठीक है, लेकिन जो आरएनए है, आरएनए इस तरह करके सिंगल स्टैंड है। क्या है? सिंगल स्टैंड। अब यहां पर दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं, उनमें एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की जगह पर राइबो शुगर होती। कौन सी होती है? इसी वजह से डीएनए में, क्योंकि डीऑक्सी होती है, इसीलिए उसे डीएनए कहते हैं। और आरएनए, ये टिक टिक ना करोगे, ये कौन कर रहा है? थप्पड़ खाओगे आप मुझसे। आरएनए के अंदर, आरएनए वाले पोर्शन में डीऑक्सी नहीं बल्कि राइबो शुगर होती है। कौन सी होती है? अच्छा, इसमें 4 नाइट्रोजन वाली बेस होती है। कितनी होती हैं? 4 नाइट्रोजन वाली बेस होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज एडेनिन, पहली कौन सी है? दूसरी यूरासिल, कौन सी? तीसरी साइटोसिन, और चौथी गवानीन। अब इसकी ना आपके, क्योंकि सिलेबस में ये शॉर्ट है, इतना डिटेल में नहीं है 9th क्लास के अंदर, तो जितना है हमने उतना ही डिस्कस करना है। इसकी 3 इकसाम है। कितनी इकसाम है? पहली मैसेंजर इकसाम, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर है, ट्रांसफर है और राइबोसोम। अब मैसेंजर से आपको क्या मतलब समझ आता होगा? मैसेंजर का क्या मतलब होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को लेकर जाए, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, जो मैसेंजर जो मैसेज को लेकर जाए। किसको लेकर जाए जी? अब गौर से सुनना सब बच्चों ने इधर। तो इसका मेन काम होता है विरासती मालूमात को, किसको? अब विरासती मालूमात क्या थी भला? कल भी बताया था, डीएनए। डीएनए का दूसरा नाम क्या है? विरासती मालूमात। क्या नाम है? प्रोटीन की तैयारी के दौरान डीएनए से राइबोसोम तक मुंतकिली। विरासती मालूमात को कहां से ट्रांसफर करवाएगा? डीएनए से राइबोसोम तक। डीएनए से, अब यहां पर देखें, इसे हम रेज कर लेते हैं इस हिस्से को समझने के लिए। ठीक है, अब फर्ज कर लें
हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्या है? क्रोमोसोम के एक हिस्से को हमने निकाला तो वो जी डीएनए वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा है? ठीक हो गया। डीएनए में से अब हम जो एक खास हिस्सा निकालते हैं, फर्ज कर लो जो हमने प्रोटीन बनानी है, ये खास हिस्सा है जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पता है ना न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं? एडिनिन, साइटोसिन, गवानिन, यूरासिल, ये सारी इसके एग्जांपल हैं। अब ये जो खास हिस्सा है इसे अब नाम दिया जाएगा जीन का। किस चीज का? तो आप खुद सोचो कि सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस में, कहां पर? न्यूक्लियस में से डीएनए को यानी मैसेंजर आरएनए को यहां से एक आरएनए के एक हिस्से को बाहर निकाल कर कहां पे ले आना? साइटोप्लाज्म में। कहां पे लेकर आना? साइटोप्लाज्म में लेकर आना। इस अमल को नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। किस चीज का? ट्रांसक्रिप्शन का। किस चीज का? ट्रांसक्रिप्शन का। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन में ही असल में होता क्या है कि मैसेंजर आरएनए बन के सामने आता है। कौन सा आरएनए बन के सामने आता है? मैसेंजर आरएनए। अब जैसे ही ये आरएनए बनता है, इस आरएनए के बाद अगला आरएनए होता है जी ट्रांसफर आरएनए। कौन सा होता है? अब ट्रांसफर का लफ्जी मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक जगह से। अब हमें ये पता है, फर्ज कर लो यहाँ पर फिर मैं आपकी आसानी के लिए बना दूं, एक सेल है, सेल के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। अब उसी न्यूक्लियस में से जब ये मैसेंजर आरएनए बाहर निकलता है, जब ये मैसेंजर आरएनए बाहर निकलता है तो ये राइबोसोम के पास आता है। किसके पास आता है? राइबोसोम के पास आने तक का जो मरहला होता है उसे नाम दिया जाता है ट्रांसफर आरएनए। क्या नाम देते हैं? प्रोटीन की तैयारी में अमीनो एसिड की सही तरतीब को यकीनी बनाता है। इसका काम क्या होता है? अमीनो एसिड्स की सही तरतीब जो होती है ना, वो राइबोसोम की ट्रांसफर आरएनए की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? अब आखिरी जो आरएनए की टाइप है वो है राइबोसोमल आरएनए। कौन सा है जी? अब प्रोटीन की तैयारी के जिम्मेदार मशीनरी और राइबोसोम के साख्ती अफ़ाल को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया कि राइबोसोम बना। आपको पता है राइबोसोम के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो। एक बड़ा यूनिट होता है और एक छोटा। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट के साथ जोड़ेगा और फिर ये जो पट्टी आ रही होती है ना, ये इसकी मैं आपको एक तस्वीर बना के देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। फर्ज करें यहां पर है जी सेल का न्यूक्लियस। क्या चीज है? अब सेल के न्यूक्लियस से एक मैसेंजर आरएनए बाहर निकला। कौन निकला? अब उस चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया जी, हमने एक बहुत बड़ा राइबोसोम का यूनिट बना दिया। राइबोसोम का ये बड़ा यूनिट है। ये क्या है? बड़ा यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ। और ये क्या होगा? छोटा यूनिट। ठीक है। अब आप खुद सोचो, इस मैसेंजर आरएनए को जब राइबोसोम पे मुंतकिल किया जाता है ना, तो इसके इस तरह अमीनो एसिड की खास तरतीब यहाँ पे आती है। क्या आती है? तो वो जो हमने ट्रांसफर आरएनए पढ़ा है वो यहाँ से, फर्ज कर लो यहाँ पे ए लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है? तो ये दूसरा अमीनो एसिड टी का उठा के यहाँ से इसके पास लेकर आएगा। बात समझ आ रही? ये जैसे ही अटैच होगा ये आगे चला जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर बना होगा ये खाली होकर वापस सेल में ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ आ गई? अब इस तरह मैसेंजर आरएनए से नीचे, इनमें नीचे ये जो चीज है ना, ये नीचे बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? नीचे बनती जाएगी इस तरह। और इस हिस्से को हम नाम देंगे प्रोटीन का। किस चीज का? इस तरह ये सेल आगे जाता जाएगा और प्रोटीन ऐसे पीछे बनती जाएगी। बात समझ आ रही? अब इस प्रोटीन के बनने के अमल को नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। किस चीज का? प्रोटीन के बनने को नाम क्या देते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। समझ आ गई सबको? कोई सवाल? आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? नहीं? क्लियर है सबको? तो हमारा ये जो बायोमॉलिक्यूल वाला सारा चैप्टर है वो इसी तरह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए आपने
YouTube पर इसकी एक एनिमेशन देखनी है। क्या देखनी है? YouTube पर आपने इसकी एक एनिमेशन देखनी है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ, ये YouTube पे जाना आप सबने और एक इस तरह की ना एनिमेशन देखोगे तो एनिमेशन में आपको ये सारी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। बात समझ आ गई? क्लियर है? ओके, ठीक है, डन करें।